दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने 5.1 एम्पलीफायर का एक रिपेयरिंग का वीडियो आपको दिखाया था और ये कहा था कि इसका सर्किट डायग्राम हम देखेंगे। तो देखिए उसके जो पांचों चैनल थे वो बिल्कुल आइडेंटिकल थे, यानी कि सभी चैनल बिल्कुल एक जैसे थे। तो उसमें एक चैनल का सर्किट डायग्राम यहाँ आपके लिए मैं दिखा रहा हूँ। हालांकि समय बचाने के लिए मैंने ड्राइंग पहले बना ली है और इसको अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए जैसे कि आप जानते हैं उसके अंदर एक ऑप एम्प आईसी लगा हुआ था 4558। तो जो 4558 आईसी होता है या TL72 ये आईसी होता है, ये ड्यूअल ऑप एम्प है, यानी कि इसके अंदर दो ऑप एम्प लगे हुए होते हैं। तो एक भाग को हम ए से इंडिकेट करते हैं, दूसरे भाग को बी से इंडिकेट करते हैं। तो देखिए इसके जो पिन है, जैसे यहाँ पर ये जो फर्स्ट सेक्शन है इसका 5 6 7 और ये पिन नंबर 4, ये इसकी इतनी पिन, और यहाँ पर 1 8 2 3 ये पिन। तो ऐसे हो गई 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरीके से 8 पिन हो गई। तो ये आठों पिन जो होती है एक ही आईसी में होती है। अगर एक आईसी को लेकर ड्राइंग बनाते तो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो एक स्टैंडर्ड तरीका है ड्राइंग का। जैसे कि आप अगर इस तरीके से ड्राइंग आप स्टडी करते हैं तो ऑप एम्प का एक एक सेक्शन जब आप समझ जाते हैं तो जो बड़े एम्पलीफायर की ड्राइंग्स हैं उसको समझने के लिए आपको आसानी होगी। क्योंकि अगर सही रास्ते मतलब सही तरीके जो कहते हैं ना, एक पढ़ाई का जो सही तरीका होता है, अगर आप उसको फॉलो करके चलते हैं तो आप काफ़ी आगे तक जाएंगे। क्योंकि आगे की ड्राइंग्स जो होती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के एम्पलीफायर्स की ड्राइंग होती है कुछ इसी तरीके से होती है। और दोस्तों करेक्ट वे में अगर आपने ड्राइंग स्टडी करना सीख लिया तो जो प्रोफेशनल कंपनियों के एम्पलीफायर्स हैं, अगर आपको उसके सर्विस मैनुअल मिलते हैं, भले ही वो कितना ही नया एम्पलीफायर हो, अगर आपको ड्राइंग पढ़ना आता है और उसके सर्विस मैनुअल में आपको उसकी ड्राइंग मिल जाती है तो आप उसमें किसी भी तरीके का क्यों ना फॉल्ट हो वो आप रिपेयर कर लेंगे। एक्चुअली होता क्या है, जो सर्विस मैनुअल होता है किसी भी एम्पलीफायर का, तो उस एम्पलीफायर के सर्विस मैनुअल में वो सारी डिटेल्स लिखी हुई होती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि सेम नंबर के ट्रांजिस्टर्स होते हैं उसमें, लेकिन किस सीरीज़ के ट्रांजिस्टर लगाने हैं और किस सीरीज़ के नहीं लगाने हैं उसकी भी डिटेल लगी हुई होती है। नंबर तो वही होता है लेकिन उसमें सीरीज़ भी अलग अलग होती है, किसी में ए सीरीज़ होता है, बी सीरीज़ होता है। उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग के कोड्स होते हैं उसमें उसमें भी फ़र्क होता है। जैसे 5200 ट्रांजिस्टर या 1943 को ये जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, अगर आप किसी प्रोफेशनल पावर एम्पलीफायर में देखेंगे जो रेपुटेड कंपनी के होते हैं, तो जब भी आप उसको रिप्लेस कर रहे हैं उस ट्रांजिस्टर को, तो उस ट्रांजिस्टर में कौन से सीरीज़ का ट्रांजिस्टर है वो देखकर रिप्लेस करना पड़ता है। अगर आप कोई दूसरे सीरीज़ के ट्रांजिस्टर उसमें लगाते हैं, भले ही वही नंबर का है, लेकिन फिर भी वो एम्पलीफायर फेल हो जाएगा। उसका रीज़न ये होता है कि जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनके ऊपर उनके मैन्युफैक्चरिंग के कोड लिखे हुए होते हैं और उसी कोड के हिसाब से वो जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनकी रैंकिंग डिसाइड होती है। तो हर एक ट्रांजिस्टर जो सेम नंबर का है लेकिन उसकी रैंकिंग अलग अलग हो सकती है। अब रैंकिंग अलग होने से मतलब ये होता है कि उसका HFE का जो ग्रुप होता है वो अलग अलग हो जाता है। तो पर्टिकुलर मान लेते हैं आपके कोई आपके पास कोई एम्पलीफायर है जो स्टैंडर्ड कंपनी का है और उसमें जो एक या दो पावर ट्रांजिस्टर खराब हुए हैं, आप उसे रिप्लेस करना चाहते हैं। तो बाकी जो ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं उनकी रैंकिंग आप देखिए कि वो कौन सी रैंक के ट्रांजिस्टर हैं, उनका HFE ग्रुप क्या है। उसी ग्रुप का जो ट्रांजिस्टर है आपको उसी सेम ग्रुप का लगाएंगे, तब जो एम्पलीफायर है रिपेयर होने के बाद वो लंबा चलेगा, बिल्कुल नए जैसे चलेगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग रिपेयर तो कर लेते हैं, चालू हो जाता है, लेकिन जब वो परफॉर्म करता है एम्पलीफायर किसी फील्ड में जब चलता है तो वहाँ पर वो फेल हो जाता है, यानी बीच में ही वो ख़राब हो जाता है। फिर कस्टमर वापस लेकर आपके पास आ गया कि भैया ये 2 घंटा बजा, 4 घंटा बजा, उसके बाद ये ख़राब हो गया। अब आप सोचेंगे कि मैंने जो ट्रांजिस्टर लगाया वो डुप्लीकेट है इसलिए ख़राब हो गया होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो उसका रैंकिंग होता है, ट्रांजिस्टर का रैंकिंग का जो ग्रुप होता है वो मैच नहीं होता, इसीलिए ये प्रॉब्लम आती है। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो सर्विस मैनुअल में लिखी हुई होती हैं। ये सारी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, केवल सर्विस मैनुअल में ही ये सारी डिटेल्स होती है। इसीलिए सर्विस मैनुअल में ड्राइंग पढ़ना, उसको समझना ये इम्पॉर्टेंट होता है। मेरे साथ कई सालों तक बहुत से जो सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं, कई सालों से वो ड्राइंग स्टडी कर रहे हैं।
बहुत से लोगों को ड्राइंग के बारे में पता भी चल गया होगा कि किस तरीके से मैं ड्राइंग ड्रॉ करता हूँ और किस तरीके से समझाया। बहुत से लोगों को समझा भी होगा और बहुत से लोगों को शायद नहीं भी समझा होगा, लेकिन जो लगातार जुड़े हैं उन्हें काफ़ी कुछ पता भी चला होगा। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं इस ड्राइंग का। आज यहाँ पर ड्राइंग थोड़ा अलग तरीके से, मैंने पहले से ड्रॉ की हुई ड्राइंग को मैं आपके सामने देख रहा हूँ। अभी इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसके पहले मैं क्या करता था कि पावर सप्लाई लाइन, मेन ट्रांजिस्टर, ये सब कुछ मैं अलग से ड्रॉ करता था, एक एक चीज़ आपको बताते हुए चलता था। तो ये सारी चीज़ें बहुत से लोगों ने समझ ली होगी। अब एक रेडीमेड ड्राइंग है, क्योंकि हमेशा जो ड्राइंग आएगी आपके सामने, ऐसा तो नहीं कि एक एक चीज़ ड्रॉ होती रहेगी, रेडीमेड ड्राइंग आएगी। अब उसमें से आपको किस तरीके से समझना है। तो यहाँ पर ये ड्राइंग बनी हुई है उसी एम्पलीफायर की है, जो 5.1 का जो मेरे पास में मॉड्यूल आया हुआ था रिपेयर के लिए, उसकी ही ड्राइंग है। तो दोस्तों, किसी भी पावर एम्पलीफायर में कुछ सेक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले सभी लोग जानते होंगे, तो आउटपुट सेक्शन तो आप सभी को ही जानते हैं कि आउटपुट सेक्शन में मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं जो कि करंट हैंडल करते हैं। मतलब जितना भी लोड है एम्पलीफायर पर, जो लोड पड़ता है यही मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर वही पड़ता है। और इस साइड में जो भी करंट फ्लो होता है वो कम करंट फ्लो होता है। तो जो पीसीबी डिज़ाइनर है, तो कहाँ किस ट्रैक को स्ट्रेंथिंग और कितना मोटा रखना है ट्रैक को, तो वो डिसाइड होता है कहाँ पर कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो अभी हाल ही में मैंने जो एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था इस छोटे से एम्पलीफायर मॉड्यूल का, तो एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि सर इसके छोटा है, ट्रैक्स जल जाएंगे। तो लेकिन ऐसा नहीं है। जब पीसीबी जब डिज़ाइन की जाती है तो वहाँ पर कितना करंट फ्लो होगा उसके अकॉर्डिंगली मैंने उस ट्रैक की थिकनेस मैंने डिसाइड की है। और उसके ऊपर जब पीसीबी बनकर आएगी तो यहाँ पर आपको सोल्डरिंग मास्क मिलेगा, यानी कि आप उस सोल्डरिंग मास्क पर एडिशनल सोल्डर लगाकर उस ट्रैक की स्ट्रेंथ यानी करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर करंट कहाँ ज़्यादा फ्लो होगा, जहाँ पर मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर है। और ड्राइवर सेक्शन में और या फिर इधर जो प्राइमरी सेक्शन है वहाँ तो करंट फ्लो नहीं होगा उतना, इसीलिए वहाँ पर उतना कोई दिक्कत नहीं है। केवल जो ट्रैक की स्ट्रेंथ होती है कॉपर ट्रैक की पीसीबी में, मेन आउटपुट के पास काफ़ी स्ट्रांग रखनी पड़ती है, इवन जो पावर सप्लाई आ रही है। अब जैसे यहाँ पर देखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर पावर सप्लाई आपने दी है, तो सबसे ज़्यादा करंट यहाँ से होती हुई, यहाँ से होती हुई, इस ट्रैक के होती हुई स्पीकर लाइन पर फ्लो होगा। सेम वैसा ही यहाँ से होते हुए ये करंट यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्लो होगा। तो जो करंट ज़्यादा फ्लो वाला एरिया है, अगर हम उसे मार्क करें तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा यहाँ से यहाँ पर, और यहाँ से ये ट्रांजिस्टर से होती हुई यहाँ पर, और यहाँ से तो आप जानते ही ये पूरा स्पीकर लाइन पर इस तरीके से करंट फ्लो होगा। और ये निगेटिव साइड में भी यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर सबसे ज़्यादा करंट यहीं पर फ्लो होने वाला है। तो यहाँ पर जो भी कॉपर की ट्रैक रहेंगी, जब भी इसका पीसीबी डिज़ाइन होगा, तो ये स्ट्रेंथन हमें ज़्यादा रखना पड़ेगा, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट इसके बाद आते ही जो ड्राइविंग स्टेज है, यहाँ पर उतना करंट फ्लो नहीं होगा। यहाँ पर हाफ मतलब लगभग 100 मिली एम्प्स के आसपास फ्लो होता है। तो यहाँ पर जो कॉपर ट्रैक है वो पतली भी रखी जा सकती है। केवल सोल्डर पॉइंट जहाँ पर कंपोनेंट सोल्डरिंग किए जाते हैं उस पैड को थोड़ा मोटा रखना पड़ता है, ताकि सोल्डरिंग और डिसोल्डरिंग करते समय वो ट्रैक ख़राब ना हो। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसकी स्टडी। तो ये है आपका ऑप एम्प आईसी। एक ऑप एम्प है, उसमें ए और बी यानी कि दो सेक्शन बने हुए हैं। ये ड्यूल ऑप एम्प है। तो सबसे पहले यहाँ पर सिग्नल जा रहा है पिन नंबर 5 पर, और 1K की रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पर सिग्नल इनपुट होगा यूएसबी से, और एक कैपेसिटर 1 माइक्रोफैराड का होगा, और उससे पिन नंबर 5 पर ये इनपुट हो जाएगा सिग्नल। अब दोस्तों, पिन नंबर 5 पर एक 47K का रेजिस्टेंस और 100 PF इस तरीके से ग्राउंड से कनेक्टेड रहेगा। ये पिन नंबर 5 पर ये ग्राउंड करना, ये रेजिस्टेंस को ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये ग्राउंडिंग नहीं रहेगा तो ये ऑप एम्प ये स्टार्ट ही नहीं होगा और आउटपुट में हमें कुछ मिलेगा नहीं। तो ये ज़रूरी है। और जब भी कोई कैपेसिटर लगाया जाता है तो आईसी के साइड में हमेशा उसका पॉजिटिव जो सिरा होता है हमेशा आईसी के साइड रखा जाता है, और निगेटिव सिरा सिग्नल के साइड रखा जाता है। तो इस तरीके से सिग्नल इन हो गया पिन नंबर 5 पर,
और पिन नंबर 6 और 7, यहाँ पर पिन नंबर 7 आउटपुट है, यानी कि फर्स्ट ऑप एम्प, ये तो सेकेंड ऑप एम्प मान लेते हैं, फर्स्ट ऑप एम्प ये है। तो ऐसा नहीं है कि पिन नंबर 5 पर हमने सिग्नल दिया, अगर ये सेक्शन को हम इसको इधर लेके आ जाए, यानी कि पिन नंबर 1 से यहाँ 7 से आउटपुट लिया है, तो ये वाला सेक्शन हम इधर रख सकते हैं और 1 से भी आउटपुट ले सकते हैं, और ये सेक्शन को उठा के यहाँ भी रख सकते हैं। तो ये बनाया जाता है सर्किट की डिज़ाइन करते समय किस में ज़्यादा इजीली होता है, उस तरीके से इस ऑप एम्प के सेक्शन को चुन लिया जाता है। तो अगर देखा जाए तो सेक्शन ए ये हो जाएगा, सेक्शन बी ये हो जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जिस तरीके से बना हुआ है उस तरीके से मैंने सेक्शन का नाम लिख दिया है। तो देखिए दोस्तों, पिन नंबर 6 और 7 के बीच में 27 के और 22 PF, इस तरीके से ये गेन कंट्रोल अरेंजमेंट है, यहाँ पर फीडबैक लूप है। और पिन नंबर 6 को ही 10 के और 2.2 माइक्रोफैराड से यहाँ पर ग्राउंड से कनेक्टेड है। और पिन नंबर 4 पर देखिए माइनस सप्लाई देनी होती है, तो ये सप्लाई के बारे में मैं बाद में डिस्कस करूँगा। अभी पिन नंबर 7 से हमें जो आउटपुट मिला है वो चला जाएगा पिन नंबर 3 पर। और पिन नंबर 2 पर देखिए, पिन नंबर 2 पर एक 39 के रेजिस्टेंस के जरिए फीडबैक नेटवर्क कनेक्ट होगा स्पीकर लाइन से। तो ये फीडबैक का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर फीडबैक का वायर जुड़ेगा, ये जो फीडबैक यहाँ लिखा हुआ है। तो ये स्पीकर लाइन से ये फीडबैक, स्पीकर लाइन का ये फीडबैक आके यहाँ जुड़ जाएगा। ये ड्राइंग में मैंने जोड़कर दिखाया नहीं है ताकि कुछ कॉम्प्लिकेशन ना हो, आप समझ जाइए ये फीडबैक और ये फीडबैक को इसको आपस में इस तरीके से जोड़ देना है, ठीक है। कई बार ड्राइंग में जो प्रोफेशनल ड्राइंग्स होती है उसमें कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि कम मिनिमम ड्राइंग करने के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा ड्राइंग होगी उतना उसमें ऐसे कचरा जैसे दिखने लगेगा, तो इजीली समझ आने के लिए इस तरीके से मार्क कर दिया जाता है। ये फीडबैक है, ये फीडबैक मतलब इसको आके यहाँ पर हमें जोड़ देना है। और यहीं से 1 के रेजिस्टेंस और 100 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट का कैपेसिटर ग्राउंड से कनेक्टेड है। अब ये 1 के को आप अगर 470 ओम लगा देते हैं तो सेम इसी एम्पलीफायर में विदाउट टोन कंट्रोल सर्किट के इसका आउटपुट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि कोई गेन बूस्टिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओनली इसको 1 के रेजिस्टेंस रिमूव करके 470 ओम लगाना है। अगर 470 नहीं है तो इसी के पैरेलल में एक और 1 के लगा देंगे तो इक्वल टू 500 ओम हो जाएगा, जो कि इसी के इक्वल है। इससे भी काम हो सकता है अगर गेन आपको कम लग रहा है तो। अब यहाँ इतना होने के बाद में देखिए पिन नंबर 1 से आउटपुट मिल रहा है। अब देखिए पिन नंबर 1 जो आउटपुट है, दोनों ही ट्रांजिस्टर यहाँ पर TIP 127 एंड TIP 122 लगे हुए हैं। एक NPN ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर का एरो आउटसाइड में है, और जो PNP ट्रांजिस्टर है उसका एरो इनसाइड होता है, ठीक है। समझ जाइए, NPN समझने के लिए एरो निकल रहा है और PNP समझने के लिए एरो प्रवेश कर रहा है, ऐसा आप मान लीजिए। NPN PNP की कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। दोनों ही ट्रांजिस्टर के बेस आपस में कनेक्ट हो गए हैं और 1 नंबर पिन से यहाँ पर जुड़ गया है। अब पिन नंबर 1 पर देखिए सिग्नल जो है पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों ही सिग्नल आने वाले हैं। अगर पॉजिटिव सिग्नल आता है तो NPN ट्रांजिस्टर वर्क करेगा और वही पॉजिटिव सिग्नल इसको ऑफ करा के रखेगा, लेकिन जैसे ही निगेटिव सिग्नल आएगा ये इसको ऑफ कराएगा और इसको ऑन कराएगा, मतलब एक ऑन एक ऑफ, ऐसे इस तरीके से सिग्नल के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। और यहाँ पर ही बेस टू कलेक्टर के बीच में 22 PF यानी 22 पिकोफैराड या फिर 47 पिकोफैराड ये कैपेसिटर लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि आउटपुट में जो हाई नॉइस होता है या जो ऑसिलेशन का जो एक, यानी कि एम्पलीफायर क्या होता है कि जब ये PF नहीं लगे रहते हैं तो इनमें हाई फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने लगती है, जिससे कि ये ऑसिलेट करने लगता है। मतलब इसी के अंदर जो एक लूप बन जाता है, ऑसिलेशन लूप कहते हैं। तो अननेसेसरी इसके अंदर ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो सकते हैं एक्स्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होके। तो हमें ऑडियो सिग्नल ही जनरेट करना है, तो ऑडियो सिग्नल का जो रेंज है उसको उसी पर इस एम्पलीफायर को फिक्स करने के लिए ये PF लगे हुए रहते हैं, तो इनको लगाना काफ़ी ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर इस पिन का जो कलेक्टर है, ये TIP 122, इसका जो कलेक्टर पिन है ये 10 के रेजिस्टेंस के थ्रू पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्टेड है। सेम ऐसे ही TIP 127 इसका जो कलेक्टर है वो 10 के रेजिस्टेंस के थ्रू ये निगेटिव सप्लाई से कनेक्टेड है। अब यहाँ जितने भी रेजिस्टेंस हैं ये सारे क्वार्टर वाट है। तो जो ड्राइंग होती है प्रोफेशनल ड्राइंग, उसमें क्या लिखा हुआ रहता है,
all resistance are 1/4 watt, all resistance are 1/4 watt। अब otherwise स्पेसिफाइड, इस तरीके से अगर लिखा हुआ है ड्राइंग में, देखिए इस तरीके से भी लिखा हुआ होता है, ऑल रेजिस्टेंस आर क्वार्टर वाट अदरवाइज स्पेसिफाइड। इसका मतलब ये होता है कि सभी रेजिस्टेंस क्वार्टर वाट में है। अगर कोई क्वार्टर वाट से ज़्यादा है तो वो स्पेसिफाइड है, यानी कि उसके आगे उसकी वाटेज वैल्यू लिखी हुई है। जैसे कि यहाँ पर 2 वाट का है तो यहाँ देखिए 2 वाट लिखा हुआ है, 150 ओम 1 वाट है, 1 वाट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है 1/4 वाट। तो इसका मतलब ये है कि सभी रेजिस्टेंस क्वार्टर वाट है, लेकिन जो क्वार्टर वाट से ज़्यादा है उनके आगे उसकी वैल्यू वाटेज वैल्यू लिखी हुई है। देखिए अदरवाइज स्पेसिफाइड, इसका मतलब ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर तो इतना सेक्शन तो हो गया। अब सेम जो इसका एमीटर है दोनों इस तरीके से कॉमन है, और एक एमीटर, दोनों की एमीटर को 56 ओम 1 वाट रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड से कनेक्टेड है, और यहाँ 150 ओम से स्पीकर लाइन से कनेक्टेड है, ये 1 वाट। अब देखिए ये दोनों मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर को ड्राइव करने के लिए यहाँ पर ड्राइविंग सिग्नल यहाँ मिल रहा है। अब ये दोनों कुछ अलग कॉन्फ़िगरेशन में है, ये है कलेक्टर आउट में, यानी कि इनकी कलेक्टर से हमें स्पीकर लाइन पर आउटपुट मिल रहा है। तो जब भी कलेक्टर पिन से आपको स्पीकर लाइन पर आउटपुट मिल रहा है तो समझ जाइए कि यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन उल्टा रहेगा। पॉजिटिव साइड में 1943 है एंड नेगेटिव साइड में 5200 है। अब आपने देखा होगा कि अक्सर पॉजिटिव साइड में 5200 होता है, तो यहाँ पर अगर 1943 को पॉजिटिव साइड में लगाया जाता है तो इसका एमीटर जो होता है ये कनेक्टेड होता है पावर सप्लाई से। अगर यहाँ 5200 होता है तो यहाँ पर इसका कलेक्टर पॉजिटिव लाइन से कनेक्टेड होता है और एमीटर जो है स्पीकर लाइन से कनेक्टेड होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा अरेंजमेंट उल्टा है, देखिए एमीटर जो है पॉजिटिव लाइन से और सेम यहाँ पर एमीटर जो है निगेटिव लाइन से कनेक्टेड है, और कलेक्टर से यहाँ से आउटपुट मिल रहा है। और देखिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगती है, आपने देखा होगा एमीटर रेजिस्टेंस लगती है 0.335 वाट। तो इस सर्किट में ये रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस सेव करने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर 0.22 ओम 2 वाट की रेजिस्टेंस से स्पीकर आउटपुट लिया गया है। यानी कि यहाँ पर दो ही ट्रांजिस्टर है, इसीलिए इनका ऐसा मैचिंग का तो ज़रूरत नहीं है। अगर एडिशनल और ट्रांजिस्टर लगे होते पैरेलल में तो एमीटर रेजिस्टेंस कंपलसरी होती। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो यहाँ पर कोई ऐसा कुशन नहीं है कि ये ट्रांजिस्टर उस पर अपना करंट, जो ओवर करंट जो फ्लो होता है शॉर्ट सर्किट में, तो ये करंट कहाँ जाएगा, अंदर ट्रांजिस्टर को डिस्ट्रॉय करेगा। तो इसके लिए यहाँ पर जो एमीटर रेजिस्टेंस या फिर जो शंट रेजिस्टेंस लगी हुई होती है, तो वो जो करंट है वो शंट रेजिस्टेंस में चला जाता है। तो कुछ समय के लिए ट्रांजिस्टर सेफ हो जाते हैं ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट, ज़्यादा समय के लिए नहीं, कुछ सेकंड के लिए। तो उस उतने समय के लिए ट्रांजिस्टर जो ओवर करंट इनमें फ्लो होता है वो चला जाता है शंट रेजिस्टेंस में। तो वो शंट रेजिस्टेंस कुछ समय के लिए इस ट्रांजिस्टर को सेव कर लेती है। लेकिन और ज़्यादा देर तक अगर शॉर्ट सर्किट होता रहा तो ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाते हैं। तो या तो इनको बचाने के लिए हम यहाँ पर VI लिमिटर लगा दें या फिर कोई ओवर करंट प्रोटेक्शन सेक्शन या स्पीकर प्रोटेक्शन वैसा लगा दें। तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर तो रेजिस्टेंस नहीं है, तो स्पीकर आउट के समय एक 0.22 ओम 2 वाट की रेजिस्टेंस लगाई गई है। अगर कभी इधर स्पीकर लाइन शॉर्ट सर्किट होती है तो ये रेजिस्टेंस 2 वाट की है, तो हो सकता है कि ये ट्रांजिस्टर के फेल होने के पहले ये रेजिस्टेंस ओपन हो जाए, जिससे कि ये सर्किट सेव हो जाएगा, इधर ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। उसके लिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस दी गई है। और जो नेटवर्क होता है ज़ोवल नेटवर्क, यहाँ पर 0.1 यानी कि 104 का कैपेसिटर 100 वोल्ट और 10 ओम 0.5 वाट की रेजिस्टेंस ग्राउंड कनेक्टेड है इस तरीके से। तो ये सर्किट इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इतने में आपका ये सर्किट चालू हो जाएगा, आउटपुट देने लगेगा। अब यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस मैंने बताया, ये एक्चुअली सेफ शॉर्ट सर्किट की सेफ्टी के लिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, सेफ्टी रेजिस्टेंस मान सकते हैं आप इसे। और जैसे ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट होता है तो इमीडिएट तुरंत ट्रांजिस्टर नहीं उड़ेंगे, ये कुछ देर के लिए सेव करेगी। अगर ये रेजिस्टेंस ना हो तो आपने देखा होगा क्लास डी एम्पलीफायर में ये शंट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल नहीं होता है। मॉसफेट डायरेक्टली आउटपुट देते हैं, एक इंडक्टर कॉइल के थ्रू जाता है। तो अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो मॉसफेट इमीडिएट ख़राब हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या होता है
कि वहाँ पर कोई इस तरीके का सेफ्टी रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब एक करंट सप्रेस करने के लिए कोई ऐसा डिवाइस नहीं लगा है। इसीलिए शॉर्ट सर्किट के समय जो भी मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, मॉसफेट के अंदर से करंट फ्लो हो जाता है और मॉसफेट की डाई जल जाती है ओवर करंट से। तो इसके लिए अगर हम शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं तो ऑलरेडी उसके अंदर इतना ज़्यादा करंट फ्लो होता है कि शंट रेजिस्टेंस काफ़ी हैवी लगानी पड़ेगी, लगभग 10 वाट के आसपास लगानी पड़ेगी शंट रेजिस्टेंस। 0.1 ओम 10 वाट लगाएंगे तो भी चल जाएगा। तो उस तरीके से क्लास डी में मॉसफेट भी सेफ रह सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने ऐसा डिज़ाइन इंट्रोड्यूस नहीं किया है। जो अभी चल रहा है इंटरनेट पर, ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर यहाँ पर तो इसी तरीके से करते हैं, जो फ्री डिज़ाइन अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पर उसी को प्रोडक्शन करके सेल आउट करते हैं। तो उसमें आजकल कोई उतना रिसर्च नहीं करना चाहता, क्योंकि उसमें रिसर्च करने में ऑलरेडी काफ़ी टाइम और पैसा ज़ाया होता है। अभी तो केवल फास्ट प्रोडक्शन करके सेलिंग पर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो अब रही बात इस आईसी को सप्लाई देने की, तो देखिए यहाँ पर पिन नंबर 8 है। पिन नंबर 8 पर 18 वोल्ट सप्लाई देनी होती है। तो इसी 35 वोल्ट डीसी की लाइन से ही क्या किया है, 2.2 के 1 वाट की रेजिस्टेंस लगाई है और उसके बाद में यहाँ पर पिन नंबर 8 को दे दिया है। अब यहाँ 18 वोल्ट तो नहीं होगा, हो सकता है ज़्यादा भी आ जाए, तो उस वोल्ट को क्लैम करने के लिए यहाँ पर एक जीनर डायोड लगा देते हैं। तो जीनर डायोड इस तरीके से लगा है रिवर्स बायस में। तो अब ये क्या होगा कि यहाँ पर वोल्टेज फिक्स हो जाएगा 18 वोल्ट। अब आप इसमें और अच्छा इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो यहाँ पर कैपेसिटर भी लगाया जा सकता है, एक 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। अगर नहीं भी लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो उससे भी सर्किट ऑन रहेगा। अब जो निगेटिव सप्लाई है, तो निगेटिव लाइन से, जो यहाँ पर निगेटिव लाइन है -35 वोल्ट की, यहाँ से 2.2 के ये 1 वाट की रेजिस्टेंस लगी है और यहाँ से ये पिन नंबर 4 पर जा रही है। पिन नंबर 4 पर सेम वैसे ही -18 वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये -18 वोल्ट हमें ये जीनर डायोड जो है ये क्लैम्प करके देगा। तो यहाँ पर ये जीनर डायोड रिवर्स बायस में लगा हुआ है, तो जिससे क्या होगा कि यहाँ वोल्टेज कम ज़्यादा होने से यहाँ पर जो है 18 वोल्ट फिक्स रहेगा। अब इस सर्किट में आपने देखा होगा, जब मैंने इसे रिपेयर किया तो यहाँ पर 24 वोल्ट आ रहा था। एक्चुअली ये आईसी 24 वोल्ट पर तो मैंने चलती हुई नहीं देखा था, लेकिन इसमें चल रही थी और बोर्ड भी काफ़ी पुराना था, 2 से 3 साल का। तो इससे ये समझ में आ जाता है कि 18 वोल्ट की जगह 24 वोल्ट का भी जीनर अगर हम यहाँ लगा देते हैं तो भी आईसी नॉर्मल वर्क करेगी। और जब भी इस आईसी को जितना ज़्यादा वोल्टेज दिया जाता है तो इसका आउटपुट भी है वो भी उतना ज़्यादा आउटपुट आपको देगा। जो मिली वोल्ट है इससे आउट होने वाला वो ज़्यादा मिलेगा। पीक टू पीक वोल्टेज बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसका इनपुट वोल्टेज ही ज़्यादा है तो आउटपुट भी आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ये फ़ायदा होता है ज़्यादा वोल्टेज देने से। तो ये इस तरीके से इसका दोस्तों सर्किट डायग्राम स्टडी हो गया। तो यहाँ पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।